नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आज बात करेंगे एक ऐसे बीमा विकल्प की जो देता है एक मुश्त भुगतान पर लंबी सुरक्षा और सुनिश्चित रिटर्न। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की। जब किस्तें भरना सुविधाजनक ना हो या आपके पास हो एक बार में निवेश करने लायक पैसा, तो ये पॉलिसी बन सकती है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की एक नींव। चाहे वो LIC हो, HDFC लाइफ हो या फिर SBI लाइफ, सभी कंपनियां अब ऐसे प्लान्स के साथ आ रही हैं जो न सिर्फ जोखिम को कवर करती हैं बल्कि टैक्स बचत और गारंटेड ग्रोथ भी देते हैं। हाल ही में LIC ने भी लॉन्च की है नई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जिसका नाम है नवजीवन श्री। इसीलिए आज हम ये खास शो लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आखिरकार सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान्स क्या होते हैं। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको आज के शो में बताएंगे कि जीवन बीमा में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी क्या है और ये किन लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि किसके लिए बेहतर है, आपके लिए सही है भी या नहीं है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इसमें आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या इसकी सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा चर्चा इसके बारे में भी होगी कि किस उम्र या फिर जीवन स्टेज पर जो है ये प्लान्स लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। और साथ ही बात करेंगे कि बार बार प्रीमियम देने वाले जो प्लान्स होते हैं उनसे इनका स्ट्रक्चर जो है वो कितना अलग रहता है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि जयपुर के रहने वाले राजेंद्र माथुर ने आखिरकार क्यों चुना सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का ऑप्शन। जयपुर के रहने वाले 59 वर्षीय राजेंद्र माथुर पिछले साल रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट फंड में उन्हें PF और ग्रेच्युटी मिलाकर करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। राजेंद्र चाहते थे कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, साथ ही उन्हें और उनकी पत्नी को जीवन भर का लाइफ कवर भी मिले, बिना किसी किश्त या प्रीमियम की टेंशन के। इसलिए उन्होंने चुना सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। उन्होंने LIC का नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान लिया, जिसमें एक बार में 5 लाख रुपए का भुगतान किया और बदले में मिला गारंटीड एडिशंस हर साल, टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट और जीवन भर का लाइफ कवर। अब उन्हें किसी प्रीमियम की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनका पैसा बढ़ भी रहा है और सुरक्षा भी बनी हुई है। तो सिंगल प्रीमियम प्लान्स आखिरकार क्या हैं, क्या ये आपके लिए सही है भी या नहीं है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंश्योरेंस एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर जो कि बिमटेक से हैं, मनोज कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी, बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, सबसे पहले मैं यही समझना चाहती हूँ, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सिंगल प्रीमियम ऐसा कोई पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी तो एक इंश्योरेंस की ही होती है, ठीक है, जिसमें कि प्रीमियम देने के डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं कस्टमर को। मान के चलिए जैसे कोई पॉलिसी है कि 15 साल की पॉलिसी है, तो कस्टमर को इंडियन कंडीशन में, जो जहां तक मेरी अपनी समझ है, नॉर्मली हम 3 ऑप्शन देते हैं जी। एक ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो 15 साल तक हर साल प्रीमियम आप देते रहें। ओके। दूसरा ऑप्शन जिसको कहा जाता है लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन, जिसमें कि पॉलिसी तो 15 साल की होगी लेकिन आप चाहें तो अपना प्रीमियम शुरू के 5 साल में ही दे दें। ओके। और थर्ड ऑप्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। यानी आप चाहें तो एक मुश्त ही पॉलिसी का पूरा प्रीमियम दे दें। तो पॉलिसी के फीचर, पॉलिसी के बेनिफिट में कोई चेंज नहीं होगा। ये कस्टमर को एक ऑप्शन है कि आप चाहे तो 15 साल दें, चाहे तो सिर्फ 5 साल में दे दें प्रीमियम, या चाहे तो आप सिंगल प्रीमियम दे दें। ठीक है, लेकिन एक पेमेंट का ऑप्शन है, नॉट की कोई अलग से पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये किस तरह के निवेशकों के लिए, किस तरह के लोगों के लिए जो है ये फायदेमंद रहता है, हम ये भी समझना चाहते हैं। नॉर्मली लोग ये देखेंगे कि अगर मैं 15 साल में 1,50,000 प्रीमियम दे रहा हूं तो सिंगल प्रीमियम मुझे केवल 80 या 90 हजार देना पड़ रहा है। ठीक है। इस लिहाज से एक सिंपल कैलकुलेशन में ये चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी कोई ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को देती है तो उसके बैकग्राउंड में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो सब किया हुआ होता है। आप जानती हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जो सबसे क्रूशियल जो चीज होता है समझने वाली, वो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये डिपेंड करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन कितना चलता है। जी। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है
तो आज का 100 रुपया 1 साल बाद के 110 रुपए और 2 साल बाद के 121 रुपए, ये तीनों बराबर ही हैं। ओके। तो देखने में भले हमें ये लगे कि हम कुछ पैसा बचा रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अपफ्रंट पेमेंट दे करके हम अपना जो इंटरेस्ट उस पर हम अर्न कर सकते थे, रेगुलर प्रीमियम देने में बचा सकते थे, वो हम लूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिंगल प्रीमियम कोई गलत है, सही है, ये सब कुछ है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी फ्री में आपको देने नहीं जा रही है। यह एक ऑप्शन है कि आपके पास अगर कोई लमसम पैसा आया है जिसकी आप आसानी से एक प्रीमियम दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। एक जरूर फायदा होता है कि हर साल के जो झंझट तो मैं नहीं कहूंगा, हर साल की जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि आप हर साल प्रीमियम दीजिए। कभी आप पॉलिसी में डिफॉल्ट कर सकते हैं, पॉलिसी का लैप्सेशन हो सकता है, समय एक जैसा नहीं रह सकता है। आज आपके पास पैसा है, हो सकता है 5 साल बाद आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो। तो अगर आपके पास लमसम पैसा है तो सिंगल प्रीमियम देने में कोई बुराई नहीं है, इसको देना भी चाहिए अगर है पैसा तो। ठीक है, आपने बोला कि अगर आपके पास लमसम आता है, तो जैसे कि रिटायरमेंट वगैरह का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर किसी के पास लमसम पैसा आ रहा है, तो उस टाइम पर जो है इस तरह के प्लान लेने, उस तरह का पेमेंट ऑप्शन चुनना बेहतर भी रहेगा। नहीं, देखिए, जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जिंदगी के किस स्टेज में हम कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं। तो चूंकि आपने जब यहाँ रिटायरमेंट का वर्ड यूज किया, तो रिटायरमेंट से हमारी जरूरत लाइफ कवरेज की उतनी नहीं होती है जी। हमारी जरूरत होती है कि रिटायरमेंट के बाद हमें नियत हर साल या हर महीने एक मुश्त रकम मिले जो लाइफ लॉन्ग हो और हम आराम से जिंदगी को बसर कर पाए। ओके। तो वहां भी आपको सिंगल प्रीमियम पॉलिसियां अवेलेबल होती हैं, जिसको इमीडिएट एन्युटी प्लान कहते हैं। क्योंकि आप बार बार LIC फ्लैश कर रही थे, LIC का जो जीवन शांति प्लान है जी। वो एक सिंगल प्रीमियम प्लान होता है कि आप ओके। एक लमसम अमाउंट दे दीजिए और जिंदगी भर आपको गारंटीड रिटर्न, जो एक 60 साल के व्यक्ति के लिए लगभग 6% होगा, वो आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है। बिल्कुल चाहिए लमसम पैसा अगर ग्रेच्युटी से, PF से आया है तो उसका एक पोर्शन जरूर इस तरह की पॉलिसियों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका रेगुलर इनकम फ्लो बना रहे। ठीक है, तो रेगुलर आपका इनकम फ्लो जो है वो बना रहे। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप इस तरह के प्लान पे ज़रूर जा सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन आप चुन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि मनोज सर ने भी अभी बताया कि कम से कम आप एक चीज़ से तो बच जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप इकट्ठा पैसा लगा रहे हैं तो उस पर आप ब्याज कमा सकते थे। लेकिन आप ये है कि अगर रिटायरमेंट वगैरह के पास है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ये खत्म हो जाएगी। आपको हर साल जो है कुछ पेमेंट करना है अपने प्लान्स के लिए, तो ये प्लान आपके लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन कुछ खास सूरतों में। खैर मनोज सर, इस बीच में हमारे कुछ दर्शकों के सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो गाजियाबाद से रेणु गुप्ता का है। ये कह रही है कि मैंने कुछ साल पहले एक FD कराई थी, अब वो मैच्योर हो गई है, तो क्या उसका पैसा जो है LIC के नवजीवन श्री जैसे सिंगल प्रीमियम प्लान में लगाना अब सही रहेगा? देखिए, ये जो नवजीवन श्री प्लान आया है, ये कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। ये टिपिकल इंडोमेंट प्लान है, जिसको कि हम कहते हैं ना कि सुरक्षा के साथ साथ बचत का भी प्रावधान ये देता है। ओके। अब डिपेंड करता है कि इस तरह के प्लान में कितना रिटर्न मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की अपनी उम्र क्या है। क्योंकि प्रीमियम जो आप देते हैं, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर सकती हैं शब्द, वो डिपेंड करता है कि आदमी की उम्र क्या है, पॉलिसी का टर्म क्या है। ठीक है। हायर द एज हायर विल बी द प्रीमियम। ओके। यानी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्यादा उम्र के आदमी का जो रिटर्न होगा वो कम होगा और यंग आदमी का ज्यादा होगा। तो मुझे नहीं मालूम रेखा जी का एज क्या है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं, क्योंकि सेल्स पर्सन नहीं, ना ही मुझे किसी को बीमा बेचना है यहाँ, मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। जो पिच और जो हाई पिच जो डेसिबल मार्केट में दिख रहा है कि 8.5% और गारंटीड रिटर्न, अगर आप जाएंगी डिटेल में कि आप कितना पैसा दे रहे हैं और कितना वापस मिल रहा है 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो इस पॉलिसी का भी रिटर्न किसी भी कीमत में 5.5 से ज्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्विटेशन आने के बाद मैंने भी कुछ प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट किए, देखा, तो ये 5.5 से ऊपर प्रश्न ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका बैंक का फिक्स डिपॉजिट अगर आपको 7.5, 6.5, 8 डिपेंडिंग अपॉन द एज, और बैंक का अलग अलग रेट भी है, अगर मिल रहा है, और अगर आपका इंटेंशन सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट है, देन परहैप्स फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक विल बी अ बेटर ऑप्शन। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि इंश्योरेंस की पॉलिसी को हमें फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
अगर यहाँ 1% रिटर्न कम भी मिल रहा है तो इसके साथ दो ऐसी सुविधाएं या दो ऐसी बेनिफिट्स मिलती हैं जो हमारे परिवार के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है। वो है रिस्क कवरेज। जी। अगर डेथ हुआ, एक्सीडेंट से डेथ हुआ या नॉर्मल डेथ हुआ, तो एक लमसम अमाउंट हमारे परिवार को मिलता है, वो फिक्स डिपॉजिट नहीं देती है। और दूसरी बात कि अगर कुछ शर्तें हैं उसमें कि कम से कम सम एश्योर्ड प्रीमियम से 10 गुना होना चाहिए, अगर वो है तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो एलआईसी के किसी लमसम वाले प्रीमियम ऑप्शन वाले पॉलिसी को किसी फिक्स डिपॉजिट से बेहतर साबित करती है। केवल अगर रिटर्न देखना है, एलआईसी की कोई भी पॉलिसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट से लॉन्ग रन में शायद अच्छी थोड़ी हो भी जाए, शॉर्ट टर्म में 5-10 साल में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एलआईसी की पॉलिसीज़ जो है वो आपको अमूमन रिटर्न है उतना बेहतर जो है वो ना दे पाए, लेकिन ये है कि सुरक्षा जो है वो ज़रूर आपको मिल सकती है। अगला सवाल सूरत से नम्रता का है, ये कह रही हैं क्या सिंगल प्रीमियम प्लान में मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी होता है? तो सर जैसे अब अगर कोई सिंगल प्रीमियम ले रहा है तो क्या उसका पहले अच्छे से मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होता है वो कंपनीज करती हैं क्या? नहीं, फिर मैं वापस आऊंगा जो जहां से मैंने शुरुआत किया था। प्रीमियम एक ऑप्शन है केवल प्रीमियम देने का, पॉलिसी वही रहती है, रिस्क कवरेज वही रहता है। और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में मेडिकल होगा कि नहीं होगा ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये होता है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, ज्यादा उम्र है तो मेडिकल चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरा मैट्रिक्स होता है जो सम एश्योर्ड होता है, कितने का बीमा है और उस व्यक्ति की कितने की आय है, उसका एक 2x2 मैट्रिक्स है XY एक्सिस पे। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितने का कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट चाहिए होता है। तो विदाउट नोइंग हर और हिज नेम, आई मीन एज एंड सम एश्योर्ड, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप केवल सिंगल प्रीमियम है इसलिए मेडिकल नहीं लगेगा, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है, तो सिंगल प्रीमियम सिर्फ होने के लिए वजह से जो है ऐसा नहीं है कि मेडिकल होगा। शायद मुझे लगता है मनोज जी कि यहाँ पर थोड़ी सी लोगों की धारणा इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक ही बार चूंकि हमसे पैसा लिया जा रहा है, और अगर हम पूरी पॉलिसी का देखें तो हर साल हम जो पैसा देंगे उसको मिला के ज़्यादा होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल जो है कंपनीज करने लग जाए और उस बहाने जो है वो ये कहें कि हम आपको सिंगल प्रीमियम प्लान नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं शायद डर है हम लोगों के मन में। नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सिंगल प्रीमियम इज ऑलवेज वेलकम ना, क्योंकि इन प्लेस ऑफ पेइंग प्रीमियम इन 10 साल में 15 साल में आप शुरू में ही प्रीमियम दे रहे हो, तो वो तो कंपनी के लिए अच्छा है। रैदर अगर देखा जाए, इसको कोई बुरा न माने, अगर देखा जाए तो ये कस्टमर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने 15 साल की पॉलिसी ली है और खुदा न खास्ता हो सकता है कि आप 5 साल बाद अगर डेथ होता है तो आपने 5 ही प्रीमियम दिया होता ना रेगुलर प्रीमियम में। बिल्कुल। जबकि सिंगल में तो आपने जितना भी प्रीमियम देना था आपने शुरू में ही दे दिया। तो एक तरह से उस लिहाज से अगर डेथ क्लेम होता है ना तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी मॉनेटरी एस्पेक्ट में एक थोड़ा सा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ही साबित होगा। ओके, तो सिंगल प्रीमियम कंपनीज के लिए जो है वो बेटर साबित हो सकता है, इसलिए मंथली कोई लैप्सेशन नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा प्रीमियम एडवांस में आ गया। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू गिव यू डिस्काउंट, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसके लिए फायदा है किसके, लेकिन यस कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, लैप्सेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कई बार जो होता है एडवाइजर्स जो होते हैं वो इस तरीके से बोल देते हैं कि आपको चूंकि इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो आप जो है देख लीजिए, तो शायद लोगों के मन में थोड़े से वहम जो है वो आ जाता है। खैर अगला सवाल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटिंग वाला जो फैक्टर होता है वो मिलता भी है, इसमें कहीं तो है। खैर अगला सवाल जो है वो पटना से राजीव मिश्रा का है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं 10 साल की पॉलिसी लेता हूँ, बीच में मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ? यस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक जो निगेटिव फैक्टर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहा था वो था सरेंडर। जब आप पॉलिसी तोड़ते हो तो जो पैसा आपको वापस मिलता था वो काफी कम होता था। लेकिन थैंक्स टू IRDAI पिछले 2-3 सालों में IRDAI ने 2-3 बार नियमों में बदलाव किए और आज के डेट में ये नियम काफी ही फेवरेबल है। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत की GLIC के नवजीवन श्री प्लान से, तो मैंने वहां देखा कि अगर आपने 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम दे रखा है, 1 साल बाद, हालांकि IRDAI ये कहता है कि लगभग 75,000 रुपया आप दे दीजिए कस्टमर को, लेकिन LIC खुद अपनी तरफ से लगभग 98,000 रुपया वापस कर रही है। तो थोड़ा बहुत तो कटना भी चाहिए, कटेगा भी, लेकिन यस अगर आपको पॉलिसी नहीं चलाना है तो जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती है ये अमाउंट आपके प्रीमियम और आपके जो पॉलिसी का जो वैल्यू होता है सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस वगैरह ऐड हुआ उसके बराबर हो जाती है। थोड़ा माइनर लॉस होगा बट सेफ पार्ट है, आप ले सकते हैं।
तोड़ ठीक सकते हैं। है, माइनर लॉस जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके अगर हम उससे हटके देखें तो आपको अगर बीच में पैसे चाहिए तो पैसे मिल सकते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा पैसे कि मिल सकते हैं, लेकिन फिर पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी। तोड़नी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि अगर लिक्विडिटी का इश्यू है तो आप पॉलिसी को ना तोड़ें, क्योंकि पॉलिसी के साथ आपका रिस्क कवरेज भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। आप पॉलिसी पे अगर प्रोविजन है, जो कि इस तरह के पॉलिसियों में प्रोविजन होता है, आप उससे लोन लोन ले ले लें, ठीक उस है। इश्यू इंश्योरेंस कंपनी से आप लोन ले लें, अपना काम कर लें, और जैसा पैसा आपके पास वापस आए आप लोन चुकता कर दें। आपका रिस्क कवरेज चलता रहता है। ठीक है, जब ये आप आपने एक surrender बहुत कर अच्छा देते हैं तो विकल्प पॉलिसी दिया है। ब्रेक हो जाती है। दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विकल्प दिया है कि अगर आपको बीच में जो है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों की ज़रूरत है, तो पॉलिसी को तोड़ने के बजाय जो है आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, जो कि अवेलेबल रहता है। खैर मनोज सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपको ना दोनों प्लान्स के बीच का फ़र्क बताएंगे। हमने बात की दो तरह की चीज़ों की, एक तो सिंगल प्रीमियम प्लान्स हैं कि भाई आपको एक ही बार जो है पूरा प्रीमियम देना है, एक है कि आप ईयरली जो है वो प्रीमियम भरते हैं, यानी कि सालाना प्रीमियम के प्लान्स। तो इनमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, कई चीज़ें जो है वो बदल जाती है। तो क्या क्या दोनों के बीच में अंतर आता है, फ़र्क आता है, ये हमें अभिषेक समझाएंगे। थैंक यू पल्लवी। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं और इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनियां जो होती हैं वो आपको दोनों तरह के ऑप्शंस देती हैं। चाहे आप सिंगल प्रीमियम पे करके एक तरह से आगे की जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं, वहीं सालाना प्रीमियम या छमाही या क्वार्टरली बेसिस पे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। धीमे धीमे जो आपका प्रीमियम पर लोड होता है वो आप आगे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और दोनों के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेमेंट की अगर बात करें तो सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आपको हर साल प्रीमियम देना होता है। क्वार्टरली और छमाही के हिसाब से भी आप प्रीमियम दे सकते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम में सिर्फ एक बार ही आपको पेमेंट करनी होती है प्रीमियम की, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है उसकी। शुरुआती खर्च की अगर बात करें तो फिर सालाना प्रीमियम पॉलिसी में बिल्कुल कम, एक तरह से उसमें आपका वो जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम इसमें चार्जेस रहते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम की बात करें तो फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सिंगल टाइम उसको पे कर रहे होते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होके आपको एक साथ ही उसको देना होता है, इसलिए खर्च जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो बीच में आप इसको रोक सकते हैं। सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आप बीच में पॉलिसी को रोक सकते हैं, हालांकि उसके थोड़े से रिस्क भी होते हैं, पॉलिसी भी हो सकता है कि आपकी लैप्स हो सकती है। लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में सब आपने पूरा जो अपफ्रंट होता है वो आप एक साथ ही पे कर सकते हैं, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। वहीं प्रीमियम राशि में बदलाव की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल से प्रभावित आपका जो प्रीमियम है वो हो सकता है। जैसे भी आप आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, हो सकता है कि कोई बीमारी जैसे अगर हो तो फिर अगर आप उसमें शामिल करना चाहेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपका प्रीमियम जो होगा, अगर कवर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रीमियम भी जो होगा वो ज़्यादा देना हो सकता है, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। वहीं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में शुरू में तय होती है और फिक्स रहती है, यानी कि शुरुआत में ही जो प्रीमियम होता है वो फिक्स होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एक बार पेमेंट कर दी तो उसके बाद कोई भी चेंजेस उसमें बाद में नहीं हो सकते। सरेंडर वैल्यू की अगर बात करें तो फिर सरेंडर वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती है। वहीं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉसिबल है कि मिल जाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इसकी सरेंडर वैल्यू मिले। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश जो होता है सालाना, उस पर आप छूट ले सकते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम में भी आपको सेम जो 80C की जो सेक्शन होते हैं उसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन सम एश्योर्ड जो होता है वो आपका कम से कम 10 गुना होना चाहिए। मतलब आपने अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए दिया हुआ है तो आपका जो सम एश्योर्ड हो कम से कम 10 लाख रुपए का हो, तभी जाके आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। किसके लिए सही है? जिनकी आय नियमित लगातार आ रही हो, सालाना आधार पर उनकी आय आ रही है और वो उसका जो बर्डन है वो धीमे धीमे एक तरह से शिफ्ट करना चाहते हैं अपने प्रीमियम का, तो उनके लिए ये ऑप्शन सही हो सकता है सालाना प्रीमियम का। वही अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो जिनके पास एक मुश्त राशि आ जाए, जैसे कि अगर रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा हो गया या फिर कोई बोनस मिल गया या एक तरह से कहीं से भी आपका फंड एक्यूमुलेट होकर एक साथ ही अगर आ जाता है, तो उनके लिए ये सिंगल प्रीमियम का ये ऑप्शन बेहतर हो सकता है। प्रीमियम अगर नहीं भरा आपने तो सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, लेकिन सिंगल प्रीमियम में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही आपको उसका पूरा पेमेंट कर देना होता है, तो फिर प्रीमियम भरने पर लैप्स होने की कोई चांसेस सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में नहीं है। तो ये हैं एक तरह से जो बेसिक डिफरेंसेस सालाना प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के बीच। ओवर टू यू पल्लवी।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने दोनों प्लान्स में जो हमें बहुत अच्छे से पूरा डिफरेंस जो है वो समझा दिया है। खैर वापस चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, हमें ये कैसे निर्णय लेना चाहिए? आपने बताया कि अगर लमसम पैसा आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि भाई आप जो है इस तरीके से पॉलिसी ले सकते हैं कि आपको एक बार का लाइफ लॉन्ग जो है प्रीमियम देना है। लेकिन अगर एक आम आदमी की बात करूं या हम नॉर्मल एज ग्रुप की बात करें, 30-40 साल का कोई व्यक्ति है, वो ये कैसे निर्णय ले कि मेरे लिए दोनों प्लान में से कौन सा प्लान जो है वो बेटर रहेगा, मुझे कौन सा प्रीमियम प्लान लेना चाहिए, सिंगल वाला या फिर मैं ईयरली चुकाऊं? मेरे ख्याल से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि मुझे नॉर्मल लेना है कि सिंगल प्रीमियम। नॉर्मली हमें नॉर्मल ही लेना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल ही स्पष्ट मत है। लेकिन हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ फेजेस आते हैं कि किसी खास पीरियड में हमारे पास ज्यादा इनकम होता है। जैसे मैं खुद ही गल्फ में 5 साल काम किया हूं, उस पीरियड में मेरे पास ज्यादा इनकम था, उस पर मैंने खुद एक सिंगल प्रीमियम प्लान ले रखा है क्योंकि आई कुड अफोर्ड ए हाई प्रीमियम। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरा ये बहुत ही स्ट्रांग मानना है कि हमें हमेशा नॉर्मल रेगुलर प्रीमियम प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी लायबिलिटी एक तरह से घटती जाती है। शुरू में 10,000 का प्रीमियम हमारे लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो 10,000 हमारे लिए छोटा लगने लगता है, आराम से जिंदगी चलती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सिंगल प्रीमियम लेना गलत है। अगर आपके पास लमसम पैसा आया है, उस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आप परमिट करें पल्लवी जी, तो मैं 2 चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा जो स्लाइड हमारे सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्रीमियम राशि में बदलाव वाली बात है ना कि लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो सकता है, तो सिंगल प्रीमियम में तो एक बात दे देते हैं जी। रेगुलर प्रीमियम में भी जो प्रीमियम एक बार तय होता है वही हमें जिंदगी भर देना है जब तक पॉलिसी चल रही है। पर मैं लाइफ स्टाइल वाली बात है, ये तब आएगी जब अगर आपने पॉलिसी ब्रेक कर दिया और आप रिवाइवल के लिए आ रहे हैं और उस वक्त अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर आपका मेडिकल कराएगी और हायर प्रीमियम देना पड़ सकता है। सर मैं लाइफस्टाइल बदलाव में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। कई लोग होते हैं जो जब शुरू करते हैं इंश्योरेंस तो वो बोलते हैं कि भाई हम स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, पर अगर 10 साल बाद कोई ये डिक्लेयर कर देता है कि अब उसने स्मोक करना, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या उस सूरत में जो है कुछ प्रीमियम बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रोसेस होता है अंडरराइटिंग का, जिस दिन हम बीमा ले रहे हैं उस दिन हमें सब कुछ सही सही बताना है। ठीक है। बीमा लेने के बाद हमारी जिंदगी बदल सकती है, हम बदल सकते हैं, उससे लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज पॉलिसी रेगुलरली चल रही है। ओके। अगर लैप्स हो गई और फिर हम रिवाइवल के लिए आए तो फिर अंडरराइटिंग होगा, और तब ये सिगरेट पीना या शराब पीने वाली जो बात है अगर आपने बताई तो प्रीमियम। तो दोनों सूरत में जो है बेसिकली प्रीमियम जो है वो लाइफस्टाइल से ये डिपेंडेंट रहता है कि अगर मैंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया या किसी व्यक्ति ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो उस सूरत में उनका प्रीमियम ऑटोमेटिकली दोनों सूरत में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल दोनों में बढ़ेगा। और सरेंडर वैल्यू सिंगल प्रीमियम में भी मिलता है। ठीक है, ठीक है। सिंगल प्रीमियम में भी जो है सरेंडर वैल्यू पे आपको फायदा मिलता है। टैक्स बेनिफिट जो है वो इन प्लान्स में कितना सही रहता है? क्योंकि आजकल अगर मैं बात करूं ज़्यादातर लोग जो है वो न्यू इनकम टैक्स स्लैब में आ गए हैं, तो उस सूरत में जो है वो कितना फायदा जो है उठा पाएंगे आगे जाके लोग? न्यू इनकम टैक्स रिजीम में तो इस तरह का कोई बेनिफिट है ही नहीं, चूंकि तभी मैं जानना चाह रही हूं। वाले में है तो वहां रूल बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम प्लान लिया है तो आपका वो पॉलिसी तभी इंश्योरेंस पॉलिसी माना जाएगा एटीसी के संदर्भ में जब आपका जो रिस्क कवरेज है, मरने पे जो पैसा मिलने वाला है, वो आपके सिंगल प्रीमियम से कम 10 गुना हो। अगर आपने कम लिया है तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। तो वहां लिंक होता है कि आपका सम एश्योर्ड और आपके एनुअल प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम से उसका कितना 10 गुना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, पर आपको लगता है कि सर चूंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यू टैक्स स्लैब में जा रहे हैं, तो ये सारी पॉलिसीज़ जो थी जिनके साथ हमें पहले टैक्स बेनिफिट मिलते थे और एक चार्म भी रहता था कि हाँ मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक चार्म जो है वो लूज भी होता जा रहा है? अब बिल्कुल लूज हो रहा है और जमाना बदल रहा है। लोग अब इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को पार्टिकुलरली यंग जनरेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कतई नहीं देख रहा है। खास करके जो ट्रेडिशनल प्लान है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं जी। अगर कोई यंग जनरेशन ले भी रहा है तो वो यूलिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड वाला बेनिफिट उनको दिखता है। और सरकार तो ये चाह रही है, समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मे बी 2-4 साल बाद ही ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम खत्म हो जाएगा, सभी को मजबूरन न्यू रिजीम में आना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, ये तो ख़ैर आपने सही बात कही है और शायद यही वजह है कि न्यू रिजीम की तरफ जो है वो सरकार का रुझान भी साफ नज़र आता है और वो चाहते हैं बार-बार रियायतें देके कि लोग जो है न्यू रिजीम में शिफ्ट कर जाएं। खैर इस बीच में हमारे पास कुछ और मनोज जी सवाल आ गए तो सवालों को शामिल कर लेते हैं। कोलकाता से रुचि बनर्जी का सवाल है, ये कह रही है कि क्या सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बच्चों के नाम पर भी ली जा सकती है? बच्चों के नाम पर क्या पॉलिसी ली जा सकती है सीधा, या उसमें जो है आपको साथ में एक वयस्क का नाम जो है वो देना ही होगा? नहीं नहीं, देखिए बच्चों के नाम पे जब भी हम पॉलिसी लेते हैं प्रीमियम तो उसका गार्जियन ही देता है ना। जी जी। फिर मैं बैक टू पेवेलियन, मैं वही बात कह रहा हूँ, पॉलिसी आप बच्चों के नाम पे भी ले सकती हैं और सिंगल प्रीमियम में भी ले सकती हैं। मामला वही है, अगर आपके पास लमसम पैसा है जो आप अफोर्ड करके रिलैक्स होना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बच्चों के नाम पे पॉलिसी लीजिए। बच्चों के नाम पे बूढ़ों के नाम पे कोई अंतर नहीं पड़ना। दिस इज एन ऑप्शन ऑफ पेइंग प्रीमियम। ठीक है। और एक सवाल जो आया वो दुबई से आया है, अर्जुन मल्होत्रा का। ये कह रहे हैं कि मैं यूएई में काम करता हूँ, एनआरआई हूँ, तो एनआरआई जो है वो भी इस तरीके से प्रीमियम का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास कई बार लमसम पैसा भी आता है, तो कह रहे हैं कि भाई मैं भी सिंगल प्रीमियम जो है पे कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि जब मैं खुद एनआरआई था, गल्फ में था, तो मैंने खुद ही ले रखा है क्योंकि उस वक्त सर्टेन पीरियड के लिए, हो सकता है कि अर्जुन जी बहुत लंबे समय के लिए वहां हो, उस समय निश्चित रूप से हमारे पास सरप्लस अमाउंट होता है। अगर आपका टेन्योर छोटा है कि 4 साल बाद 5 साल बाद आप वापस आने वाले हैं तो बेहतर है कि उस पीरियड में आप एक इस तरह की कुछ पॉलिसियां लेकर के रख लें ताकि आगे भविष्य में काम आएगी। ठीक है। मनोज जी, आखिर में मैं एक दो चीज़ें और आपसे जानना चाहूँगी। अगर किसी व्यक्ति के पास जो है वो पैसा आया है, लमसम आया है, तो उसको वो पैसा आपके हिसाब से कहाँ लगाना चाहिए? पीपीएफ बेटर है, एफडी है, म्यूचुअल फंड सही है, या फिर जैसे एलआईसी का जो ये सिंगल प्रीमियम प्लान की हमने बात की थी उस तरह के किसी प्लान में लगा दें? अब ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, जिंदगी के किस पड़ाव पे है, उसके पीछे उसकी लाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि इतना आसान जवाब देना नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कंसेप्ट होता है उसमें उम्र और लाइबिलिटी बहुत मायने रखती है। अगर आपका संदेश है कि कोई यंग व्यक्ति है कि मम्मी पापा ने 10-20 लाख रुपए दे दिए, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसे पहला तो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जो कि यंग आदमी के लिए मुश्किल से 15,000 का आएगा, 1 करोड़ का। फिर उसे अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए 20-25 लाख का, ठीक है, 5-10 हजार में आ जाएगा। बाकी पैसे को कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड में या फिक्स डिपॉजिट में रख करके उसको एसटीपी ना, सिस्टमेटिक विड्रॉल जो प्लान होता है उसके थ्रू उसको एसआईपी में जाना चाहिए। लमसम पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वहां अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अगर आपने पिक टाइम में पैसा अपना डाल दिया और मार्केट क्रैश कर गया तो यू आर ए लूजर। उससे बढ़िया है कि उसको पार्क करके किसी लिक्विड में रखिए, जो डेट फंड होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं, और वहां से रेगुलर बेसिस पे एक लमसम पैसा निकाल करके उसको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में डालते जाइए ताकि आपका फ्यूचर का जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही सिस्टमेटिक होगा। अगर यही केस किसी बूढ़े आदमी के लिए है तो मेरा सजेशन होगा कि कम से कम 1/3 पैसा उनको एलआईसी के जो जीवन शांति प्लान मैंने कहा था रिटायरमेंट वाला उसमें रखना चाहिए, 1/3 उनको फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, और मे बी 1/3 उन्हें इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस। उस वक्त लाइफ इंश्योरेंस का कोई माने नहीं रखता है अगर 60-65 उम्र हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। और फिर कंटीजेंसी फंड, लिक्विड फंड भी आपके हाथ में होना चाहिए। लिक्विड फंड बैंक में नहीं रह करके आप जो म्यूचुअल फंड के जो कैश वाले जो होते हैं ना, मतलब म्यूचुअल मनी मार्केट वाले, उसमें पैसा आप रख सकती है। डिपेंड करता है कि आदमी की उम्र क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि जैसे कि मनोज जी ने बताया कि आपकी उम्र पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपको जो है किस तरीके का प्लान लेना चाहिए। और हम भी हमारे हर शो में यही आपको समझाते हैं कि जब भी आप हमारा कोई शो देख रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं जनरलाइज बात कर रहे हैं। हम आपके लक्ष्यों के बारे में नहीं जानते हैं, आपके इंडिविजुअल लक्ष्य क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपकी उम्र क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स को जो है वो देखकर ही आपको अपना फैसला लेना चाहिए। खैर आखिर में मनोज जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी उनके लिए सही है या फिर ईयरली जो है भरते रहे? मैं वही 2 सिनेरियोज के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। एक आपने जो सिनेरियो लिया था, अगर कोई यंग व्यक्ति है और अगर एक थोड़ी सी जिसकी उम्र जो है मिड एज में मान लेते हैं 40 साल के आसपास हो।
मैं बिल्कुल फिर वही दोहराऊंगा कि डिपेंड करता है कि आपका इनकम का स्रोत क्या है और उसकी आगे पीछे या ऊपर नीचे होने की संभावना कितनी है। ठीक अगर है। आप ये मानते हैं कि आपका जो रेगुलर जॉब है या बिजनेस है वो काफी रेगुलर है और आप कंफर्टेबल हैं, तो आप नॉर्मल प्रीमियम ही लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आज मैं ज्यादा कमा रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले समय में मेरा इनकम घट जाए, सरप्लस पैसा है, आई कैन अफोर्ड, तब सिंगल प्रीमियम लीजिए। नॉर्मल में नॉर्मल प्रीमियम, एक्स्ट्रा इनकम, सिंगल प्रीमियम। ठीक है। और एक चीज जो हम लोग उम्र की बात की, उम्र ही नहीं मैडम, डिपेंड करता है कि फैमिली लाइबिलिटी क्या है। बिल्कुल 45 साल का कोई व्यक्ति है जो सिंगल है और 45 साल का कोई व्यक्ति है जिसके पीछे वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर डिपेंडिंग आपने। अपॉन एज एज वेल एज द फैमिली लाइबिलिटी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती है, इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जो है वो ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारी जितनी भी भ्रांतियाँ थी ना सिंगल प्रीमियम को लेकर और रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज़ को लेकर, वो सारी जो है दूर कर दी। और आई होप कि आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिरकार सिंगल प्रीमियम अगर वो भरना चाह रहे हैं तो उसमें उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और अगर वो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो उसमें उसको किस तरह से फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी जी। शुक्रिया। तो एक बार का निवेश, उम्र भर की सुरक्षा। सिंगल प्रीमियम जब आप पे करते हैं ना, तो यही होता है और यही इसकी असली ताकत भी है। तो आज हमने ये जाना कि ये प्लान्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जिनके पास एक मुश्त पैसा तो आ रहा है, लेकिन शायद वो रिटायरमेंट के अगर करीब हैं तो उनके लिए वो बेहतर साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप यंग हैं, जैसा कि मनोज जी ने बताया, और आपके पास जो है पैसा आया है, तो उससे बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जो है वो लगा दे। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के आसपास है और आपके पास लमसम पैसा आ रहा है, तो इस तरीके के प्लान्स जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक सही साबित हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि हर पॉलिसी लेने से पहले ना आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक बार इवैल्यूएट ज़रूर करें, उन्हें अच्छे से जांचें। अपनी उम्र के हिसाब से अपनी ज़रूरतों का जो है विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, बीमा जो है यहाँ कोई खर्च नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।